अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर ख़ान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 2024 की पेयरिंग के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके बोर्ड के पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर इस कंप्लीट लेक्चर लेने के बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वाइटल फोर्स थ्योरी। काफ़ी पहले ये माना जाता था कि जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं या लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं तो उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मीन जैसे अंडर द अर्थ क्रस्ट, तो उन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, तो वो कुछ इस तरह कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए वोलर। अब वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किया जा सकता है, जबकि वोलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया। अब वोलर ने किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया और कैसे मैन्युफैक्चर किया? तो वोलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, NH4CnO अमोनियम साइनेट। इसने लेबॉर्ट्री के अंदर इसको हीट किया और अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में। ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। मैमल्स मीन डॉग्स है, जैसे एलिफेंट है, ह्यूमन वगैरह। तो इस तरह से वोलर ने यूरिया यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर इसमें से इसका एक हाइड्रोजन कुछ रिएक्शन की मदद से रिमूव कर लिया जाए और उसकी जगह OH ग्रुप लगा लिया जाए तो ये वाला कंपाउंड इसका डेरिवेटिव कहलाया जाएगा। डेरिवेटिव मीन हमने इसको इस चीज़ से बनाया है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये कंपाउंड इसका डेरिवेटिव है। इसी तरह कुछ रिएक्शंस की मदद से इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर OH ग्रुप लगा लिया जाए तो ये कंपाउंड इसका डेरिवेटिव कहलाया जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, इनको कलेक्टिवली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोल फॉर्मेशन एंड इट्स यूज़। कोल नेचुरल तौर पर अंडर द अर्थ क्रस्ट हमें मिलता है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये माना जाता है कि कई लाखों साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी डेथ हो गई वो ज़मीन के अंदर दफन हुए और बैक्टीरिया ने उनकी डिकम्पोजिशन की और वो प्लांट्स और एनिमल जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गए। अगर इसके यूज़ की बात करें तो कोल जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी घरों में कोयलों को जलाकर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ईंटें वगैरह होती हैं कच्ची, उनको पक्का किया जाता है भट्टे के अंदर, तो वहाँ भी कोयलों को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेचुरल गैस फॉर्मेशन एंड इट्स यूज़। नेचुरल गैस जो है लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। अब लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मैस काफ़ी कम है, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बनती है। ऑर्गेनिक मैटर मीन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसके यूज़ की बात करें तो नेचुरल गैस डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि घरों में जो हम सुई गैस यूज़ कर रहे होते हैं वो नेचुरल गैस होती है। और इसके अलावा पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है नेचुरल गैस से, और नेचुरल गैस जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है।
क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम एंड इट्स फॉर्मेशन। पेट्रोलियम, अंडर द अर्थ क्रस्ट हमें एक क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल मीन जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, तो वहाँ से हम उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, और जब इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर लेते हैं तो फिर पीछे बच जाने वाले ऑयल को हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, यानी कि ऐसा ऑयल जिसमें अब इम्प्योरिटीज़ मौजूद ना हो, तो उस रिफाइंड ऑयल को पेट्रोलियम बोलते हैं। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो इसमें हम किस चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो। तो जैसे हमारे पास ये C16H34, इसके अंदर 16 कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है, तो हम इसे हायर हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, यानी कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं और उसकी हम ब्रेक डाउन करवाते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस की मदद से, और हम उसको ब्रेक डाउन करवा देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। और लोअर हाइड्रोकार्बन्स मीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद कम हो और उनमें मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा हो, यानी कि स्मॉल चेन मॉलिक्यूल्स। जब इस हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है C7H16। अब इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 7 है, तो ये हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा, यानी कि स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा हमारे पास इससे इथीन बनती है, और इससे अलावा हमारे पास एक कंपाउंड इससे प्रोपीन का भी बनता है। तो ये सभी जो है वो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये जो है हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स है। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स में चूँकि मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज होता है, और लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स में आपस में जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए उनको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, तो हायर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और लोअर हाइड्रोकार्बन्स में मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल होता है। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, यानी कि वो आसानी से बॉयल हो सकते हैं, तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ये सभी क्रैकिंग के टाइप्स हैं। इन सभी के अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, बस कंडीशन का डिफरेंस होता है। जैसे इसमें हमारे पास थर्मल है, तो थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि इस तरह की क्रैकिंग में जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। और कैटालिटिक क्रैकिंग में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एल्यूमिना प्लस सिलिका। अब चूँकि हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो कैटलिस्ट जो है वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा हीट फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो हम टेम्परेचर देते हैं वो 500 सेल्सियस, और जो प्रेशर देते हैं वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह के क्रैकिंग को जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे कैटालिटिक क्रैकिंग बोलते हैं। स्टीम क्रैकिंग, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर बना लेते हैं वाटर वेपर्स के साथ, और इन हायर हाइड्रोकार्बन्स का वाटर वेपर्स के साथ मिक्सचर बनाकर हम उसे 900 सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो फिर उसके बाद हम कूल करते हैं, तो हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन हो जाती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस प्रोसेस को हम स्टीम क्रैकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग, यानी कि हम क्रैकिंग क्यों करते हैं। प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 1-2 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, पेट्रोलियम और फिर उसके बाद क्रैकिंग। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो पेट्रोलियम है ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, उनमें से एक चीज़ पेट्रोल भी होता है, यानी कि गैसोलीन। तो उस पेट्रोल का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हमारी डेली लाइफ में पेट्रोल का जितना यूज़ है, तो उसका जस्ट 20% जो है वो पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है, और बाकी की जबकि हमारी नीड ज़्यादा है, तो बाकी का पेट्रोलियम फिर हम कैसे बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। क्रैकिंग की भी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में बताई थी कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ले लेते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को, और उसको हम ब्रेक डाउन करवाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में।
अब क्रैकिंग से हम किस तरह से हाई क्वालिटी का पेट्रोल यानी कि गैसोलीन बनाते हैं, तो इसमें हम लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस ले लेते हैं। लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका हमारी डेली लाइफ में यूज़ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, जैसे कैरोसिन ऑयल है, फ्यूल ऑयल है। तो अब कैरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनको हम ले लेते हैं, इनको ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करवाने के बाद इनको हम चेंज कर लेते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, और उन लोअर हाइड्रोकार्बन्स में इनसे फिर हम बना लेते हैं गैसोलीन, पेट्रोल। यानी कि गैसोलीन जो है, जो पेट्रोल है, ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम कैरोसिन ऑयल से, फ्यूल ऑयल से क्रैकिंग करके बनाते हैं। तो इस तरह से हम पेट्रोल की जो हमारी एक्स्ट्रा नीड है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए हम कैरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल की क्रैकिंग करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास इसके साथ जो हाई क्वालिटी का फ्यूल तो बन रहा होता है क्रैकिंग से, हमारे पास ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, और इन बाई प्रोडक्ट्स का भी फिर हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉकिंग। जब गाड़ी के इंजन में लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो गाड़ी के इंजन में एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटालिक साउंड मीन जब किसी मेटल के ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक की जाती है तो एक साउंड आती है, तो उसे हम मेटालिक साउंड बोलते हैं। तो इंजन से ये मेटालिक साउंड आती है जब लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो ऐसे शार्प मेटालिक साउंड को नॉकिंग बोलते हैं। ऑक्टेन नंबर जो हमारे पास फ्यूल होता है यानी कि गैसोलीन, उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज को हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। तो एक फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज जितना ज़्यादा होगी, वो फ्यूल उतना अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। उसकी इंजन के अंदर जो कंबस्टिंग है वो भी बड़ी स्मूथ होगी, इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और नॉकिंग भी उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है रिफॉर्मिंग। जैसे इसके नेम से ही शो हो रहा है, रिफॉर्म यानी कि किसी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले आना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2, 6, CH3। ये 6 ये शो कर रहा है कि ये CH2 जो चीज़ है ये 6 टाइम जो है वो इसमें रिपीट हो रही है। तो उस लॉन्ग चेन को हम शॉर्ट करने के लिए हम ये कंडेंस्ड फॉर्म में ये नंबर लगा देते हैं। तो जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 कार्बन, मिथाइल ग्रुप, CH2 CH, मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद इधर है, उधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद उतनी ही है। इसमें ये कंपाउंड जो है स्ट्रेट चेन में है हमारे पास, अब वो स्ट्रेट चेन से चला गया है ब्रांच्ड चेन में। तो इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है टेट्रा इथाइल लेड एंड इट्स डिसएडवांटेज। टेट्रा इथाइल मीन 4 जो है वो इथाइल ग्रुप्स होंगे इसके अंदर, और लेड, ये हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड है। जैसे प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि अगर गाड़ी के इंजन में लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ किया जाए तो इंजन से एक शार्प मेटालिक साउंड आती है जिसे हम नॉकिंग बोलते हैं। तो अगर हम उस नॉकिंग से बचना चाहते हैं तो उस फ्यूल के साथ अगर टेट्रा इथाइल लेड मिक्स करके फिर यूज़ किया जाए तो इस तरह से नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि इंजन में जब कंबस्टिंग हो रही होती है तो ये जो हमारे पास लेड है, चूँकि कंबस्टिंग ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है, तो लेड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर लेड ऑक्साइड बना देता है, और अगले लम्हे फिर इसकी रिडक्शन होती है तो लेड के पार्टिकल्स बनते हैं, और ये लेड के पार्टिकल्स गाड़ी के धुएं के साथ जब एयर का हिस्सा बन जाते हैं तो उसमें ये पोल्यूशन पैदा करते हैं। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं अगर उस एयर को इनहेल करते हैं तो ये उनके अंदर इस तरह से प्रॉब्लम करते हैं कि उनको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि रात को देखने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और उसके अलावा उनकी मेंटल रिटार्डनेस भी हो सकती है, यानी कि जहनी ग्रोथ भी है वो भी रुक जाती है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें CH3 CH2 CH2 CH3।
अब अगर इसमें कार्बन एटम्स को नंबरिंग दें तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन जो फर्स्ट है हमारे पास सेकंड के साथ ज्वाइंड है, और सेकंड कार्बन थर्ड के साथ ज्वाइंड है, और थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ ज्वाइंड है। लेकिन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंड नहीं है। तो एंड कार्बन एटम जो है पहला और आखिरी ये बिल्कुल फ्री हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एंड कार्बन एटम्स बिल्कुल फ्री हों, यानी कि एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन एटम्स कनेक्ट होते हैं और हर कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब इस कंपाउंड में अगर कार्बन्स को नंबरिंग दें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो इस केस में जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक हो, यानी कि एंड कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एंड कार्बन एटम फ्री ना हो। जैसे इस केस में एंड कार्बन एटम फ्री थे, इस केस में एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन हमारे पास होता है सेम और हेट्रो मीन होता है हमारे पास डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसके रिंग में एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अब ये एग्जांपल जो है हमारे पास होमोसाइक्लिक भी आ सकती है, क्योंकि अगर इसके रिंग में देखें तो हमारे पास सारे एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं और वो सारे के सारे कार्बन एटम्स मौजूद हैं। जो हाइड्रोजन है ये रिंग के बाहर होते हैं, रिंग में सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद हैं। तो अगर रिंग में सारे एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों तो ऐसे कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे इधर सारे कार्बन एटम्स मौजूद हैं। और हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी कि किसी रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं हम। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है पैरिडीन। इसके रिंग में यहाँ हर जगह जो है हमारे पास कार्बन होता है और कार्बन एटम्स के अलावा इसके रिंग में नाइट्रोजन भी आ गया है। तो अगर कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम भी आ जाए, कोई और डिफरेंट एटम भी मौजूद हो, तो उस कंपाउंड को फिर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो होमोसाइक्लिक की टाइप्स हैं। अब इसमें देखेंगे किस चीज़ का डिफरेंस होता है। पहले एरोमेटिक को देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये बेंजीन रिंग है। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है, ये तीसरा, और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड है और ये तीसरा सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एलिसाइक्लिक की बात करें, ये भी रिंग की फॉर्म में होते हैं। इनके रिंग में भी एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें लिखता हूँ, इसके अंदर भी हम ये ऊपर वाली एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिंग में भी है यानी कि साइक्लिक है, लेकिन इसके रिंग में एरोमेटिक, इसके रिंग में बेंजीन रिंग नहीं है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर इसके अंदर भी देखें तो इसके रिंग में यहाँ हर जगह जो है हमारे पास कार्बन होता है और फिर हर कार्बन के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फंक्शनल ग्रुप। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, एक और एग्जांपल लिखते हैं CH3OH। अब इन दोनों कंपाउंड्स की जब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है तो इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों के अंदर सेम है, इसमें भी मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी मिथाइल, लेकिन ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये डिफरेंट है। तो इस पार्ट की वजह से इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो रही होती है।
तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम में मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं और वो आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप और एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ सेम होती है। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस केस में जैसे हेडिंग से शो हो रहा है कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। हमारे पास s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, एक s हो गया और 3p ऑर्बिटल्स होंगे। ये हमारे पास पहला p हो गया, ये हमारे पास दूसरा p हो गया और ये हमारे पास तीसरा p हो गया। तो इस तरह से एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे s ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल से शेप डिफरेंट है और s ऑर्बिटल्स की p ऑर्बिटल से जो एनर्जी है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप और एनर्जी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद ये नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे के साथ सेम होती है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और ये 4 ऑर्बिटल्स जो नए बनते हैं ये 109.5 एंगल के ऊपर होते हैं। अब इधर इनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे के साथ सेम है, तो इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उतने नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे इधर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s है और 3p है, तो 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए भी 4 बनेंगे। अब चूंकि इसमें एक s और 3p है तो इस वजह से हम इसे sp3 बोलते हैं और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी फिर हमारे पास sp3 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 sp3। क्वेश्चन नंबर 18 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसकी हेडिंग में शो हो रहा है कि इसमें एक s है और 2p ऑर्बिटल्स हैं, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे एक s और ये एक p हो गया और ये दूसरा p हो गया। एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। अब इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी आपस में सेम होती है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने नए बनेंगे। अब इसमें एक s और 2p हैं तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो नए भी 3 बनेंगे और नए बनने वालों की शेप और एनर्जी एक दूसरे के साथ आपस में सेम होती है। और इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल आता है इनके बीच में 120 का आता है। अब चूंकि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, तो इसमें हर ऑर्बिटल जो नया बनता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो उसका नाम जाता है sp2 sp2 sp2। क्वेश्चन नंबर 19 है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हेडिंग में देखें तो एक s है और एक p, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इस केस में भी s और p ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और इनके इंटरमिक्स होने से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप और एनर्जी आपस में सेम होती है। तो मैंने जैसे प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में बताया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इधर 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए भी हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक s ऑर्बिटल है और एक p, तो इसलिए जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें से भी हर ऑर्बिटल का नाम sp और जो बॉन्ड एंगल आता है इसमें वो हमारे पास 180। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंस ऑफ इथीन। इथीन जो है हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इथीन एक प्लास्टिक मटेरियल पॉलीथीन बनाने में यूज़ होता है, जिसको हम टॉयज़ या बैग्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं।
इसके अलावा इथीन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके अलावा इथीन जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं जैसे आम का दरख्त है तो वो अभी आम वहाँ पर तैयार नहीं होते, लेकिन वहाँ से उनको पहले उतार लिया जाता है और फिर उनको मुख्तलिफ़ केमिकल्स की मदद से पकाया जाता है, तो जिसमें इथीन भी यूज़ की जाती है, तो इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। इसके अलावा ये एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी कि जो बेहोशी के लिए मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं उसमें भी इथीन जो है यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो हम दो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, CH3O CH3। अब इसमें एक और कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3CH2OH। अब ये दो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हैं, इनमें एटम्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस है, ये दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद को बताता है। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 6 हैं और ऑक्सीजन 1। तो ये फार्मूला जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखें तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 2 हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। यानी इन दो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, तो इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब चूंकि इनमें स्ट्रक्चर में एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट का डिफरेंस है तो इस वजह से हम इसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है चेन आइसोमरिज्म। फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उनमें से ये एक टाइप है। तो चेन आइसोमरिज्म में भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, इसमें 5 कार्बन एटम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, इसका नाम है एन पेंटेन। एक और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, इसमें स्ट्रेट चेन के अलॉन्ग एक ब्रांच है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 CH3 CH3। अब इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद 5 है और हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है वो 12 है। इसमें भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद 5 है और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 12 है। इसमें भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद 5 है और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 12 है। तो इन तीनों कंपाउंड्स का जो है फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि सेम है और इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इनकी जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है वो चेन का डिफरेंस आ रहा है। कैसे? जैसे इसमें एक ही चेन है स्ट्रेट चेन, इसमें स्ट्रेट चेन के अलॉन्ग एक ब्रांच चेन है, इसमें स्ट्रेट चेन के अलॉन्ग 2 ब्रांच चेन है। तो इसमें नंबर ऑफ़ चेन्स का साइड चेन्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 CH Cl CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद बताता हो तो ऐसे फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो इसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 3 + 2 5 + 2 7 और एक एटम हमारे पास क्लोरीन का। इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास 7 है और क्लोरीन का एटम जो है इसमें भी 1 है। तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इनकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तो अब ये हमारे पास आइसोमरिज्म तो कहलाया जाएगा।
अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हेडिंग से भी हमें शो हो रहा है पोजीशन, यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ हमारे पास हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन नंबर 1, फिर ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3। अब इधर भी हम जो है काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो अब इन दोनों कंपाउंड्स में देखें तो इस केस में क्लोरीन जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, और इसमें जो क्लोरीन है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। तो क्लोरीन इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट है। तो इस तरह के फिर आइसोमरिज्म को हम पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 OH CH3O CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स का पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 + 2 5 + 1 6 और एक ऑक्सीजन एटम। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 6 हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास 1। तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास एक तरह का आइसोमरिज्म है। अब इसकी स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस है, तो इसकी स्ट्रक्चर में जैसे हेडिंग से शो हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। कैसे, इस कंपाउंड में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो OH अल्कोहलिक ग्रुप है, और इस कंपाउंड में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड पर कार्बन आ जाए तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को ईथर बोलते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और उसमें ईथर ग्रुप है, तो ऐसे आइसोमरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेटामरिज्म। इसकी पहले एग्जांपल लेते हैं। हम एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। एक और कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। अब ये हमारे पास दो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स हैं। इनका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर 2 + 2 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 और हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम। इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद है वो 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 10 है और एक ऑक्सीजन एटम है। यानी कि इन दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इनकी स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस है, अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर कार्बन एटम्स की चेन हो तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसमें भी ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर कार्बन की चेन है, तो ये भी हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब इस केस में देखें, इस फंक्शनल ग्रुप की इस साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं और इसमें ऑक्सीजन की इस साइड पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 2 हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो ऑक्सीजन की इस साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं। इस केस में दोनों साइड्स पर 2 2 और इस केस में इस साइड पर 3 हैं और इस साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद का डिफरेंस है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पर कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम मेटामरिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है टॉटोमरिज्म। एक एग्जांपल लेते हैं हम RCHNH2COOH। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम RCH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये एसिडिक ग्रुप होता है, यानी कि एसिडिक ग्रुप ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो ये चीज़ अपना ये प्रोटॉन दूसरी चीज़ को डोनेट करती है। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब ये बेसिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप मीन ये अपने लोन पेयर की मदद से उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब देखेंगे जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ये पीछे हमारे पास बच जाता है C≡O। जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब ये लोन पेयर की मदद से उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो पहले 2 हाइड्रोजन है, अब ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब लोन पेयर डोनेट करके उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जब कोई चीज़ अपना लोन पेयर डोनेट कर देती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अब इन दोनों के मोलिकुलर फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इधर हैं उधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी दोनों में सेम होगी, नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी 1 1 है, इधर भी R उधर भी R यानी कि जो साइड चेन इधर होगी वही साइड चेन उधर होगी। तो जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? एक्चुअली इसमें जो मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर हो रही है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन शिफ्ट हो गया है अमाइनो ग्रुप की तरफ, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 है जियोमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं 2 ब्यूटीन की। 2 ब्यूटीन, अब पहले हम इसकी जो है कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसकी हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, फिर इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप। एक तो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उसकी पोजीशन इस तरीके से आती है। अब एक और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ फिर एक मिथाइल ग्रुप्स, फिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और फिर उस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो एक्चुअल में हमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब आइडेंटिकल ग्रुप्स का क्या मतलब है? जैसे इसके अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये एक जैसे ग्रुप्स हैं, तो हम इनको सिमिलर ग्रुप्स बोलेंगे, यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो इस स्ट्रक्चर में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड के ऊपर आ रहे हैं डबल बॉन्ड के, और इस केस में जो हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं यानी कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं यानी कि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन की ऑपोजिट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यानी कि हम इसमें ये कहेंगे कि आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन का डिफरेंस है इसके अंदर। कैसे? इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स डबली बॉन्डेड कार्बन की सेम साइड पर आ रहे हैं और इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स डबली बॉन्डेड कार्बन की ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर स्पेस के अंदर आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन का डिफरेंस हो तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम जियोमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जिस स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पर होते हैं उसे हम सिस फॉर्म बोलते हैं। इस केस में आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब इसमें एक और बात भी मैं आपको बता दूं, हम ये कहते हैं जो भी आइसोमेरिज्म होता है उनमें दो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। अब इन दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला भी हमारे पास सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों में इक्वल होंगे। लेकिन इसमें हम ये भी कहते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। कैसे? जैसे इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इसमें भी हाइड्रोजन है मिथाइल है, इसमें भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है मिथाइल है, इधर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है मिथाइल है। एक ही एटम के साथ वैसे एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, इनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही होगा। अब डिफरेंट जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन का है। क्वेश्चन नंबर 28, 2 ब्यूटीन डज शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट 1 ब्यूटीन डज नॉट। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जो 2 ब्यूटीन है वो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है, यानी कि उसमें सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पर भी आ रहे होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के, और सिमिलर ग्रुप्स डबली बॉन्डेड कार्बन के ऑपोजिट साइड पर भी आ रहे होते हैं। तो 2 ब्यूटीन तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। अब 1 ब्यूटीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब ज़रा 1 ब्यूटीन की हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ब्यूटीन, अब 1 ब्यूटीन ऐसा ब्यूटीन है जिसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड होगा हमारे पास। अब इसमें ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4। तो जहाँ से हमने ये देखना होता है जो छोटा नंबर आता है तो वो डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन का कंसीडर किया जाता है। तो इसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। इस केस में अगर हम काउंटिंग कर लें तो ये हमारे पास कार्बन नंबर
2 के ऊपर डबल बॉन्ड था तो इसलिए हमने उसे 2 ब्यूटीन कहा था। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। तो अब इसमें इसके कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इस कार्बन के साथ आ जाएं तो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, बाकी इस कार्बन के साथ ये इथाइल ग्रुप बच जाएगा। अब जो 1 ब्यूटीन है ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करता। क्यों? देखें, जैसे मैंने ऊपर बताया था सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो ग्रुप्स हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन की सेम साइड पर भी आ रहे होते हैं और ऑपोजिट साइड पे ऊपर भी आ रहे होते हैं। अब इस केस में देखें, अब इस कार्बन के साथ इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है और इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है। अब मैं एक लम्हे के लिए इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख रहा हूँ और इस हाइड्रोजन को नीचे लिख रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे, CH CH2 CH3। अब इस केस में अगर हम देखें तो अब मैंने इस हाइड्रोजन को ऊपर लिखा, उस हाइड्रोजन को नीचे लिखा, लेकिन आपको जो ग्रुप्स की पोजीशन है उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। जैसे इस केस में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था, इधर 2 ग्रुप सेम साइड पर आ रहे हैं, उधर 2 ग्रुप्स ऑपोजिट साइड के ऊपर भी आ रहे हैं। इधर जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन थी उधर भी हाइड्रोजन की वही पोजीशन है, जैसे इथाइल और हाइड्रोजन की पोजीशन थी उधर भी इथाइल और हाइड्रोजन की वही पोजीशन है। तो इसमें ग्रुप्स की पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 ब्यूटीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29, नो फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड बट फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड जो है वो कब बनता है? जब कार्बन एटम्स में मौजूद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस तरह से ओवरलैपिंग के नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और वो सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब बनता है तो उस केस में एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है यानी कि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। अब हम ये देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कैसे पॉसिबल है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे एक लम्हे के लिए कंसीडर कर लें कि जो बॉल पॉइंट है ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो उस सिंगल बॉन्ड जब मौजूद होता है तो उसमें जो ग्रुप्स हैं इस तरह से वो उसके अराउंड रोटेट कर सकते हैं। उनको रोटेट करने में किसी तरह की कोई रुकावट जो है वो नहीं बन रही होती। अब दूसरी बॉल पॉइंट को कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। अगर अब मैं इस तरह से पेज को रोटेट करवाने की कोशिश करता हूं तो अब पेज रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो उसकी रोटेशन में रुकावट बन रहा है। सेम इसी तरह से जो डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स लगे होते हैं तो वो रोटेट नहीं कर सकते। अगर हम उनको रोटेट करवाना चाहते हैं तो पहले हमें डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना पड़ता है। जब डबल बॉन्ड टूट जाता है तो फिर जो है आइडेंटिकल ग्रुप्स की रोटेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है और डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसमें रोटेशन करवाना चाहते हैं तो हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर आपका इनके अबाउट कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। अल्लाह निगहबान।